आज से हम लोग को क्लास 10th का है हिस्ट्री का हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, जो हम इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। यदि आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एसएसटी बहुत से बोर्ड में या स्कूल में इंग्लिश में भी लगाया जाता है और हिंदी में। हम दोनों लैंग्वेज में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो क्लास 10th के हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इसी का अलग अलग नाम बदल के दिया, लेकिन असली में ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन ही है, जिसका फर्स्ट पार्ट हम क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, जिसकी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। और सेकंड पार्ट हमें कहाँ पढ़ना है? 10th में। तो क्लास 9th में शुरू हुआ था, तो शुरुआती कहानी का किया गया था कि लुई 16 का हत्या हो रहा है। लुई 16 का क्या हो रहा है? मर्डर हो रहा है। उसके बाद का कहानी बहुत पढ़े थे हम, क्या हुआ था, कैसे संविधान बना, नेपोलियन आया, उस सब के बारे में हमें कोई चर्चा नहीं करना है 10th में। हमें 10th की शुरुआत में जो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पेज देता है, उसमें जो सबसे पहले किसी इंसान के बारे में पढ़ना है वो है फ्रेडरिक सारियू। कौन है? फ्रेडरिक सारियू। हिंदी वाले फ्रेडरिक सारियू, फ्रेडरिक सारियू। तो क्वेश्चन आता है कि फ्रेडरिक सारियू था कौन? सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो फ्रेडरिक सारियू वाज एन आर्टिस्ट। क्या था? फ्रेडरिक सारियू वाज एन आर्टिस्ट। क्या था? आर्टिस्ट था, जिसने आर्टिस्ट मतलब कलाकार। कलाकार बहुत से क्षेत्रों में होते हैं, कोई पेंटिंग के दुनिया में, कोई एक्टिंग की दुनिया में। तो उसी तरह ये किस क्षेत्र का कलाकार था? पेंटिंग। तो फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो एक आर्टिस्ट था। आर्टिस्ट में भी कौन सा आर्टिस्ट था? पेंटर था। क्या था? पेंटर था। आप इसको क्या बोल सकते हैं? एक कलाकार था, या ये भी बोल सकते कि क्या था? चित्रकार था। क्या था? चित्रकार था। तो फ्रेडरिक सारियू कौन था? एक कलाकार था या चित्रकार था? फ्रेडरिक सारियू कौन था? एक कलाकार था या चित्रकार था। अब फ्रेडरिक सारियू की जब चर्चा हो रही थी, इसने जरूर कोई ऐसा कार्य किया होगा जिस वजह से हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो हम फ्रेडरिक सारियू की चर्चा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि फ्रेडरिक सारियू ने एक पिक्चर बनाया था। क्या बनाया था? पिक्चर बनाया था। पिक्चर को हिंदी में क्या बोलते हैं? चित्र। फ्रेडरिक सारियू ने एक चित्र बनाया। फ्रेडरिक सारियू ने एक चित्र बनाया जिसमें उसने यूटोपिया का क्या किया है? बात किया है। किसका बात किया है? यूटोपिया को। यूटोपिया को हिंदी में बोलते हैं कल्पनादर्श। क्या बोलते हैं? कल्पनादर्श। क्या बोलते हैं? कल्पनादर्शी। अब देखो यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया क्या होता है? तो पहली बात, फ्रेडरिक सारियू ने, अब आपसे ये सवाल पूछ सकते हैं, फ्रेडरिक सारियू ने अपने चित्र के माध्यम से, अपने पिक्चर के मदद से क्या करने की कोशिश किया है? तो फ्रेडरिक सारियू ने अपने चित्र की मदद से यूटोपिया के बारे में बात की है। क्या की है? किसकी बात की है? यूटोपिया के। यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया क्या होता है? हम किसी समाज, इतने अच्छे समाज की कल्पना करने लगे जिसका संभव होना कभी ऐसा संभव नहीं हो सकता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूटोपिया। क्या बोलते हैं? यूटोपिया। जैसे हम बोले एक ऐसा समाज हो जहाँ पे कोई गरीब नहीं हो, किसी को कोई दुख दर्द नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। हर समाज में किसी ना किसी को दुख दर्द होगा, किसी ना किसी को समस्या होगा। तो वही कहता है, अब यूटोपिया का तात्पर्य होता है एक ऐसा समाज जिसमें किसी को पैसे की परेशानी नहीं हो, कोई किसी को परेशान नहीं करता हो, कोई किसी को दुख नहीं देता हो, किसी को किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं हो। तो यूटोपिया क्या होता है? तो यूटोपिया थोड़ा लिखा जाए, देखिए, एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना, एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना, द विजन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी विच इज नॉट पॉसिबल। विच इज नॉट पॉसिबल। एक ऐसे आदर्श समाज, विजन मतलब सोचना, दृष्टि या सोचना, ऐसे आदर्श समाज के बारे में सोचना जिसका संभव होना कभी हो ही नहीं सकता, जो कभी संभव नहीं हो सकता। हिंदी में इसको सुने तो क्या होगा? एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना। एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना। कल्पना क्या चीज? कल्पना, जिसका
साकार होना, जिसका साकार होना संभव नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं? यूटोपिया। एक बार फिर से, हिंदी वाले फिर से। एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना, एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना जिसका साकार होना संभव नहीं है, मतलब हम इतने अच्छे समाज की कल्पना कर रहे हैं जो कभी हो नहीं सकता है। इंग्लिश वाले, द विजन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी विच इज नॉट पॉसिबल, इतने बढ़िया समाज की कल्पना जो कभी होना संभव नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? यूटोपिया। तो पहला क्वेश्चन आपको जो इस बुक से, जो इंट्रोडक्शन पेज है उस पे से आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। मैं ना क्वेश्चन लिखते चलूंगा, मेरे हर लेक्चर में आपको 4-5 क्वेश्चन दिखेगा जो आपको कर लीजिएगा तो आपको उतना लेक्चर समझ लीजिए। यदि आपको क्वेश्चन आ जा रहा है तो आपने लेक्चर सही से पढ़ा है, बुक एक बार पढ़ लीजिए तो आपका हो जाएगा। जैसे आज का क्वेश्चन नंबर 1 है कि हु वाज फ्रेडरिक सारियू, हु वाज फ्रेडरिक सारियू, फ्रेडरिक सारियू कौन था? फ्रेडरिक सारियू कौन था? क्वेश्चन 2 है व्हाट इज यूटोपिया, यूटोपिया क्या होती है? तो अभी तक इन दोनों प्रश्न के आंसर हमने समझ लिया कि फ्रेडरिक सारियू कौन था? तो एक कलाकार था। कौन था? कलाकार था। कलाकार हर क्षेत्र के होते हैं। ये किस क्षेत्र का कलाकार था? तो ये चित्रकार था, मतलब कला क्षेत्र का कलाकार था। तो ये क्या था? चित्रकार था, पेंटर था। और इसने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें इसने यूटोपिया का जिक्र किया है। तो पहले पेज पर से, जो हिस्ट्री का फर्स्ट पेज है इस चैप्टर का, उस पे से बस 2 सवाल बन सकता है। एक तो कि फ्रेडरिक सारियू कौन था, दूसरा यूटोपिया क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि फ्रेडरिक सारियू एक आर्टिस्ट था, पेंटर था, जिसने अपने चित्र में, अपने पिक्चर में यूटोपिया का बात किया है। दूसरा, यूटोपिया क्या होता है? तो ऐसे आदर्श समाज का कल्पना जिसका साकार होना संभव नहीं हो। एक ऐसे आदर्श समाज का कल्पना जिसका साकार होना संभव नहीं हो। द विजन ऑफ एन आइडियल सोसाइटी विच इज नॉट पॉसिबल, हम एक इतने अच्छे समाज की कल्पना करने लगे जो कभी सच हो ही नहीं सकता है। तो फर्स्ट पेज पे केवल इतना ही है और फर्स्ट पेज पर से 2 ही क्वेश्चन जो है सही बन रहा है। अब सेकेंड पेज पर जाते ही इंट्रोडक्शन का जो बैक साइड का पेज है, पीछे वाला, हिंदी में आप पढ़ते हो चाहे इंग्लिश में, अब उस पे आता है अर्स्ट रेनन। एक इंसान का जिक्र होता है, जो क्वेश्चन होंगे वो इसके इसी साइड लिखे जाएंगे। जो अर्स्ट रेनन का बात किया जाता है, किसका? अर्स्ट रेनन, अर्स्ट रेनन, कि अर्स्ट रेनन के बारे में बात किया जाता है। अर्स्ट रेनन, तो फिर अब यहाँ पे हमें अर्स्ट रेनन के बारे में पढ़ना है। जो पीछे वाला पेज होगा उस पे बॉक्स बना के दिया गया होगा कि अर्स्ट रेनन के बारे में। तो अर्स्ट रेनन के बारे में दिया गया, तो इन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए होंगे। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने, अर्स्ट रेनन पहले थे कौन? तो एक प्रोफेसर थे। कहाँ पे? फ्रांस में। एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर अर्थात पढ़ाने वाले। एक प्रोफेसर थे कहाँ पे? फ्रांस में। अब इन्होंने किया क्या? इन्होंने एक निबंध, अपने समय में एक निबंध लिखा था, अपने कॉलेज में या जहाँ भी पढ़ाते हो, इन्होंने एक एसे लिखा था। एसे लिखा था मतलब क्या लिखा था? निबंध। और उस निबंध का जो हेडिंग था, जो टाइटल था, वो क्या था? कि व्हाट इज नेशन, व्हाट इज नेशन, हिंदी में राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र क्या होता है। देखो, तो इनका हेडिंग था, इन्होंने अपने एसे के माध्यम से, निबंध के माध्यम से दुनिया को ये समझाने की कोशिश की थी कि राष्ट्र क्या होता है। इन्होंने बताया था, इन्होंने अपने एसे में इस बात की आलोचना की है, मतलब इस बात को गलत कहा है कि लोग सोचते हैं कि देश वही है जिसमें एक प्रकार के लोग रहते हो। एक प्रकार के लोग मतलब एक भाषा वाले लोग, एक रंग वाले लोग। इन्होंने बोला कि देश वो नहीं है जिसमें एक प्रकार के लोग रहते हो, एक भाषा वाले लोग रहते हैं। देश वो है जिसमें लोग बलिदान देने के लिए तैयार हो, किसी अपने आप को देश के लिए समर्पित रखते हो। तो इसी को बस इंग्लिश में लिख लीजिए। ही क्रिटिसाइज दैट नेशन इज नॉट मेड up of same type of people on the basis of
लैंग्वेज कल्चर एंड कलर। He said that nation is formed by sacrifice of people and devotion of people। अब एक बार पूरा हिंदी वाले साथ में लिख लीजिएगा, इसका हिंदी में बोलता रह रहा हूं। उन्होंने इस बात की आलोचना की कि देश एक प्रकार जैसे लोगों से मिलके बनता है, देश एक जैसे लोगों से मिलके बनता है। उन्होंने बोला कि देश एक भाषा बोलने वाले लोगों से नहीं, एक संस्कृति वाले लोगों से नहीं, कल्चर मतलब एक जैसा खाना खाने वाले लोग, एक जैसा कपड़ा पहनने वाले लोग, ऐसे लोगों से मिलके नहीं, एक रंग वाले लोगों से नहीं, बल्कि देश बनता है उन लोगों से जो सभी लोग एक साथ रहते हो, जो देश के लिए अपने आप को बलिदान कर सकते हो, जो देश के लिए अपने आप को समर्पित रखते हो। तो अर्स्ट रेनन, अब इस पे आपसे सवाल क्या पूछेगा? ये तो हमने अर्स्ट रेनन ने किया क्या पढ़ लिया कि अर्स्ट रेनन एक प्रोफेसर थे फ्रांस में, जिन्होंने एक निबंध लिखा जिसका हेडिंग था व्हाट इज नेशन। जिन्होंने एक निबंध लिखा व्हाट इज नेशन मतलब राष्ट्र क्या है, और उन्होंने उसमें लिखते ही शुरुआत में उन्होंने बहुत ज़्यादा बुराई की लोगों की इस सोच पे कि लोग सोचते हैं कि देश बनता है एक जैसे लोगों के साथ रहने से। उन्होंने बोला कि देश एक जैसे लोगों के साथ रहने से, चाहे एक भाषा वाले लोगों के साथ रहने से नहीं, बल्कि देश बनता है उन लोगों की वजह से जो लोग देश के लिए कभी भी बलिदान दे सकते हैं और अपने आप को आत्मसमर्पण कर सकते हैं। ठीक, अब यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? यहां से क्वेश्चन यही पूछेगा कि एक्सप्लेन अर्स्ट रेनन व्यू ऑफ नेशन। तो जो इंट्रोडक्शन पेज है वहां से आपसे बोर्ड के लिए बस 3 ही क्वेश्चन हो सकता है। पहला, हु वाज फ्रेडरिक सारियू, फ्रेडरिक सारियू कौन था? दूसरा, व्हाट इज यूटोपिया, यूटोपिया क्या होती है? तीसरा, एक्सप्लेन अर्स्ट रेनन व्यू ऑफ नेशन, अर्स्ट रेनन के हिसाब से देश क्या होता है, इस बात को एक्सप्लेन करें। क्वेश्चन 4, अच्छा क्वेश्चन 4 अब आएगा। अब इसमें आगे बढ़ा जाए तो अब जो फर्स्ट पेज है वो कंप्लीट हो गया, जो फर्स्ट पेज है वो कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पेज में क्या था? 3 ही चीज था, एक पढ़ना था फ्रेडरिक सारियू के बारे में, दूसरा पढ़ना था यूटोपिया के बारे में, और तीसरा पढ़ना था अर्स्ट रेनन के बारे में। अब फर्स्ट पेज के बाद शुरुआत करता है सीधे फर्स्ट यूनिट। इंट्रोडक्शन पेज पे बस इतना बात पढ़ना था, उसके बाद सीधे फर्स्ट यूनिट शुरू करता है। और फर्स्ट यूनिट में आपको शुरुआत ही करते हुए कहता है कि फ्रांस में सबसे पहली बार राजा के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी? 1789 में। मतलब कहता है कि फ्रांस में सबसे पहली बार राजा के खिलाफ जो लड़ाई हुई थी, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिवोल्ट। क्या बोलते हैं? रिवोल्ट। कब हुई थी? 1789, 1789 में राजा के खिलाफ पहली बार लड़ाई कब हुई थी? 1789 में। अब आपको 9th आप लोग पढ़े होंगे तो याद होगा कि राजा के खिलाफ उन्होंने लड़ाई तो 89 में शुरुआत कर दिया था, लेकिन राजा की मृत्यु कब हुई? 1793 में। लुई 16 की कब मृत्यु हुई थी? लुई 16 का डेथ कब हुआ था? लुई 16 का जो डेथ था वो कब हुआ था? 1793 में। मतलब बीच में 4 सालों तक, लगभग 4 साल जो लोगों ने लड़ाई शुरू किया था उनको लगातार संघर्ष करना पड़ा होगा। और वो संघर्ष, लड़ाई तो उन्होंने अकेले शुरू कर दिया, लेकिन वो राजा के खिलाफ संघर्ष अकेले नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो राजा के खिलाफ संघर्ष अकेले नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें दूसरे लोगों को आपस में जोड़ने की, समाज के सभी लोगों को जोड़ने की जरूरत थी। जो लड़ाई तो शुरू हो गया, लेकिन समाज को जोड़ने की जरूरत थी। अब उन्होंने जोड़ने के लिए बहुत से कदम उठाए। तो हमें सबसे पहले यही पढ़ना है कि फ्रांस के लोगों को आपस में एक करने के लिए, फ्रांस के लोगों को आपस में एक करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। फ्रांस के लोगों को आपस में एक करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए गए? स्टेप्स टेकन इन फ्रांस। फ्रांस में कौन से कदम उठाए गए? तो देखिए, सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले वहां पे एक राष्ट्रीय झंडा बनाया गया। क्या बनाया गया?
नेशनल फ्लैग बनाएगा। अब आप समझिएगा कैसे, जिसको हम लोग ट्री कलर, द ट्री कलर भी बोलते हैं, मतलब 3 रंगों का वहां पे झंडा बनाएगा। अब सुनिए, सबसे पहले फ्रांस में पहले हर राज्य का चाहे हर क्षेत्र का अलग अलग झंडा होता था, जिससे लोग एक दूसरे को अलग मानते थे। फिर उन लोगों को ये बताने के लिए कि आप लोग एक हैं, उन सभी झंडों को हटा के एक राष्ट्रीय झंडा लाया गया, जिससे सभी लोग एक दूसरे को जोड़ के देखने लगे, हाँ हम और दूसरा भी एक ही है, तभी हमारा झंडा क्या है, सेम है। तो लोगों में एक समानता की भावना लाने के लिए कि हम लोग फ्रांस के निवासी हैं, जो फ्रांस के निवासी हैं, इस बात की भावना लाने के लिए राष्ट्रीय झंडा क्या किया गया, वहां पे बनाया गया। कोई दिक्कत? फिर दूसरा काम क्या किया गया, नेशनल फ्लैग बनाने के बाद वहां पे दूसरा काम क्या किया गया, राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले बनाया गया, वहां पे राष्ट्रीय गाने बनाए गए। नेशनल क्या बनाई गई, सॉन्ग्स। नेशनल स्लोग मतलब सॉन्ग्स मतलब राष्ट्रीय गाने, देशभक्ति गाने बनाई गई, और स्लोगन्स, नारे बनाए गए। क्या बनाए गए, नारे बनाए गए। अब इससे भी सुनिए, अब हम लोगों के बीच में आज़ादी की लड़ाई करने के लिए, लोगों में आक्रोश लाने के लिए लोगों ने, मतलब कवियों ने बढ़िया बढ़िया गाना लिखा। क्या लिखा, गाना लिखा। वहाँ पे सेम करेंसी की गई। क्या की गई, सेम करेंसी की गई, मतलब इसको हिंदी में बोला जाए तो समान मुद्रा किया गया। पहले फ्रांस के सभी हिस्सों में अलग अलग प्रकार की करेंसी चलती थी, अलग अलग प्रकार के पैसा यूज होता था, लेकिन फ्रांस में जब लड़ाई चलने लगा तो वहाँ पे एक प्रकार की करेंसी कर दी गई, जिससे लोगों को लगे कि हम भी उसी पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं और सामने वाला भी उसी पैसे का इस्तेमाल कर रहा है, तो हम दोनों क्या है, एक है, और हमारी लड़ाई भी एक है, तो हमें राज्य के खिलाफ मिल के लड़ाई करना चाहिए। अब इसके साथ साथ और भी कुछ बातों पे जोर दिया गया, जैसे वहाँ पे पृथ्वी मतलब ली पैट्री, ये फ्रांस के लैंग्वेज में इसको हम लोग द फादरलैंड बोल सकते हैं। फादरलैंड मतलब पृथ्वी के विचारधारा पे क्या दिया गया, जोर दिया गया। अच्छा, पृथ्वी क्या होता है, तो पृथ्वी कहता है कि जो हमारा जमीन मिला है वो हमारे पिताजी से मिला है, ना कि हमें राजा की वजह से मिला है, तो ये हमारा है, इस पे राजा का कोई अधिकार नहीं है। इस सोच को लोगों के बीच में फैलाया जा रहा था, ताकि लोग जो राजा को अनाज दे रहे थे उसे क्या कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। और इसीलिए जो क्रांतिकारी थे, जो फ्रांस की लड़ाई में जो लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों को क्या बोला जाता है, क्रांतिकारी। इंग्लिश में रिवोल्टनरीज। क्या बोला जाता है, रिवोल्टनरीज। तो अब फ्रांस में क्या क्या कदम उठाए जा रहे थे, तो राष्ट्रीय झंडा बनाया गया, जिसे क्या बोलते हैं, ट्रिकलर। राष्ट्रीय गाने बनाए गए, नारे निकाले गए पूरे देश के लिए, सेम करेंसी किया गया, और ली पैट्री जैसे विचारों पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया। तो यहाँ से अब चौथा क्वेश्चन आज का जो हम पढ़ रहे हैं और बोर्ड लायक है वो वही है कि व्हाट वेयर द मेजर स्टेप्स टेकन बाय फ्रांस रिवोल्टनरीज टू प्रमोट नेशनलिज्म एमोंग सिटीजन्स। मतलब चौथा सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि फ्रांस क्रांतिकारियों के द्वारा कौन कौन कदम उठाए गए लोगों के बीच में राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा देने के लिए। आज के लेक्चर से आपको 4 सवाल मिल रहा है, और यहाँ हमने लगभग ऑलमोस्ट यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया। अब आपका काम यही है कि आप घर पे बारी बारी जब बुक पढ़ेंगे तो जो कहानी हम मेन पढ़ते हुए आए, बीच का कहानी आप बुक पढ़ के समझ में आएगा। सबसे पहले हमने शुरू किया फ्रेडरिक सारियू से, फिर पढ़ा यूटोपिया को, फिर पढ़े हमने अर्स्ट रेनन के बारे में, फिर हमने पढ़ा कि फ्रांस में अब लड़ाई तो शुरू हो गई, अब लोगों को जोड़ना मेन उद्देश्य था, तो लोगों को जोड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए। और फ्रांस में आप लोग पहले का थोड़ा कहानी 9th का पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम अब और ज़्यादा हर यूनिट कंप्लीट करेंगे। आज के लिए फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। आप लोग घर पे ये होमवर्क जरूर खुद से ट्राई करें।